Welcome back, class. After spending a vacation, I hope you are feeling more enthusiastic towards studies. Our today's lecture is all about simple harmonic motion of a pendulum. थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम क्या पढ़े थे। चैप्टर 7 में हमने एक नई टाइप ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, जिसमें कोई भी बॉडी अपनी एक मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रू मोशन परफॉर्म करती है, आगे पीछे मोशन परफॉर्म करती है, और एक ही तरह की मोशन दैट बॉडी कीप कंटिन्यूइंग सेम टाइप ऑफ मोशन ओवर सेम पाथ। तो इस तरह की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और फिजिकली हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी निकाल ली थी कि ऐसी मोशन का एक्सीलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोजीशन की तरफ, मेन पोजीशन की तरफ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। तो आज हम इस मोशन की एक एग्जांपल हम कर चुके थे, मैस स्प्रिंग सिस्टम, ए हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। आज हम वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अनदर एग्जांपल ऑफ सेम मोशन दैट इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम इसकी दूसरी एग्जांपल पढ़ते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन बरकरार रखता है, और उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही होती हैं जो कि पेंडुलम को कंपेल करती हैं कि वो अपने ही पाथ में मूवमेंट कंटिन्यू करे। तो सिंपल पेंडुलम पहले मैं बता दूं क्या होता है। एक ऐसी डिवाइस होती है कि ये एक लिटिल मैस, किसी भी छोटे मैस के ऊपर या मैसिव बॉल कह लें, किसी छोटी मैसिव बॉल के साथ अगर आप एक लंबी रस्सी लगा देंगे, इनएक्सटेंसिबल, जो कि स्ट्रेचेबल ना हो बल्कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो, दोनों को आप बांध दें। अभी कॉलेज ओपन होंगे तो होपफुली हम लैब में सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, तब आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम सिंपल पेंडुलम डिवाइस को हम बना सकते हैं और कैसे इसका टाइम पीरियड फिज़िकली भी हम मैयर कर सकते हैं। तो सिंपल पेंडुलम के लिए आप कोई भी एक मैसिव ऑब्जेक्ट ले लें, और उसके साथ एक मैं यहाँ पे बनाती हूँ सिंपल पेंडुलम के एक यूँ एक छोटा सा आप बॉल लेंगे, और लेट सपोज इसका मैस है m, और इसके साथ आप एक छोटा सा रोप या रस्सी या कोई धागा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग इसके साथ आप बांधेंगे, और इसको किसी ऊपर पॉइंट किसी भी पॉइंट के साथ आप बांध देंगे, और इसको लेट इट्स लेंथ इज़ L। अब जितना आपने स्ट्रिंग इस्तेमाल किया है उसकी लेंथ L है, मैस ऑफ द बॉब M है, और हम देखेंगे कि कैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। लेट सपोज आफ्टर आई पुल द मैस फ्रॉम हियर, आप यहाँ से बॉब को पकड़ें, उसको एक्सटेंड करें और छोड़ दें, मतलब उसको पुल करें और छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि वो एक ही पोजीशन जहाँ पे आपने उसको टाई किया हुआ है उसके इर्द गिर्द सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके इर्द गिर्द टू एंड फ्रू मोशन परफॉर्म करता रहेगा इतना वक्त ये कि उसकी मोशन खुद ही स्टॉप नहीं हो जाती। आप देखेंगे कि जहाँ पे आपने टाई किया है उसी ही पॉइंट के अराउंड कहीं पर उसकी एक ऐसी पोजीशन होगी जो उसकी पहले जहाँ पे वो एट रेस्ट था, तो जो हम मीन पोजीशन कहते हैं जहाँ पे बॉडी एट रेस्ट होती है, इसी रेस्ट पोजीशन के इर्द गिर्द ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। अब मैं कहती हूँ कि ये बॉब जो था ये इस पॉइंट पे था, और यहाँ तक मैंने इसको पुल किया और इसको छोड़ दिया, तो ये दोनों तरफ हम सेम पोजीशन बनाएंगे। यहाँ तक इस बॉब की मोशन जो है वो इन पोजीशंस के हम नाम रख लेते हैं। दिस इज़ बी प्राइम, लेट इट कॉल बी प्राइम, एंड दिस पोजीशन इज़ ओ भी कह सकते हैं, कॉल इट ओ, और ए भी कहा हुआ है, और ये वाला डिस्टेंस इसको एक्स कह देते हैं। और उसके साथ साथ अब इसका मैं यहाँ से एक और स्ट्रिंग जो है, ज़ाहिर स्ट्रिंग में पेंडुलम ऐसे गया है, तो ये यहाँ पे आप देखिए कि पेंडुलम जो है वो पोजीशन बी और बी प्राइम के दरमियान टू एंड फ्रू मोशन परफॉर्म करेगा विद
ए डिस्प्लेसमेंट एक्स, अगर मैंने उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये एक्स पोजीशन पे ले जाकर उसको छोड़ा है, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इस पेंडुलम की वेट को, अब देखेंगे अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पर एक तो इसमें स्ट्रिंग की वजह से टेंशन फोर्स लग रही है, वो अलोंग द स्ट्रिंग होती है एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉइंट जहाँ पे आपने स्प्रिंग को इस स्ट्रिंग को टाई किया हुआ होता है। ये टेंशन, दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। और उसके अलावा दूसरी फोर्स है इस पॉइंट पे जो लग रही है, वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है या वेट ऑफ द मैस एम है, और ये एक्टिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड एम जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब हम ये भी कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जितना हमने बॉल को एक पोजीशन एक्स पर लेकर गए हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया है, वो थीटा है। अब हम वेट एम जी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन अलोंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस इज कॉल्ड एम जी cos theta, and the other component is tangent along the string, that is called mg sin theta। और अब ये मैंने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही बनाए हैं वेट के। अच्छा, अब हम देखते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमें नज़र भी आ रहा है कि ये एंगल भी थीटा होगा। थीटा के सामने अमूद वो मैंने यहाँ बनाया है एम जी साइन थीटा, अब यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी बना सकते हैं या इसी के पैरेलल यहाँ भी बना सकते हैं। तो ये पूरी फिगर या मैंने डिस्कस करनी थी आप लोगों के साथ। और उसके अलावा अब इसमें जब मैंने इस मैस को पुल किया और छोड़ दिया, तो ये बॉब जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन या टू एंड फ्रो मोशन ओवर द सेम पाथ ये डिस्क्राइब करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स, अब देखें कि अब ये देखें आप, ये जो दो अभी फोर्सेस बनाई हैं मैंने रेड बॉल पॉइंट से, एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा तो टेंशन के साथ बैलेंस हो रही है फिजिकली। एम जी कॉस थीटा इस बॉब की मोशन में कोई भी वर्क या कोई भी रोल परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। अब असल जो आपको यहाँ पे बॉब को पॉइंट ओ की तरफ ले जाने वाली जो फोर्स नज़र आ रही है, वो है एम जी साइन थीटा। सो वी विल कॉल इट रिस्टोरिंग फोर्स एंड विल रिप्रेजेंटेड बाय एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। अब आपने जहन में रखना है कि दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स, इट विल ट्राई टू रिस्टोर द ऑब्जेक्ट और मैस एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब ये इस बॉब को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश करेगी तो हम इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कहेंगे और यही इस मोशन की वजह बनेगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स है और लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल एंगल। हम स्मॉल एंगल्स की बात करते हैं। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, जब स्मॉल है तो फॉर स्मॉल एंगल्स वी नो दैट साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो ये फोर्स है एफ इक्वल्स टू माइनस एम जी थीटा के बराबर बन जाएगी। और एज वी नो दैट एफ इज़ इक्वल टू एम में इस फोर्स की वजह से कोई ना कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो ए होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को लेट कॉल इट वन एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मैं एम ए इज़ इक्वल टू माइनस एम जी थीटा कंपेयर करती हूँ। एम से एम कैंसिल, ए इज़ इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब इससे पीछे रिसेंटली इक्वेशन 7.9 में वी हैव कैलकुलेटेड दैट ए इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसके भी बराबर है। अब ये भी दोनों क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर हैं तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। इनको कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस जी थीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी थीटा बाय एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देती हूँ। और इसमें अभी हम स्टिल वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स क्या था? एक्स ये वाला डिस्टेंस है जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ये वाला मैं दोबारा बना देती हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दोनों पोजीशंस का, ये दोनों पॉइंट्स का, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का। अच्छा, एक्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वी विल यूज़ द रिलेशन। हमें पता है कि एंगुलर मोशन में एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है और यहाँ पे एस है हमारे पास
फॉर स्मॉल एंगल्स एस यहाँ पर एक्स ही है, ये देखें कि ये आर एस इज़ द आर्क लेंथ ऑफ ए बी आर्क जो है वो एस है। और अगर हम स्मॉल एंगल की बात करें तो ए बी आर्क विल रिड्यूस टू एक्स, और आर क्या है हमारे पास यहाँ पर रेडियस, और वो रेडियस एल के बराबर है थीटा। अब यहाँ से हम ये वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एल थीटा जो यहाँ पे हमने निकाली है ये मैं यहाँ पुट करने लगी हूँ। एल थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास जी ओवर एल आ जाएगा। यहाँ से अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और वी कैन राइट इट एज ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल अंडर रूट। सो क्लास अगर हमने ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये हमें ये बताती है कि हमारा सिंपल पेंडुलम किस फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेशन कंप्लीट करेगा या रोटेशन परफॉर्म करेगा। अगर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, सो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। लाइक टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 2 पाई ओवर ओमेगा। इसमें हम सिर्फ ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। अच्छा, अगर ये टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर चुके हैं और ये टाइम पीरियड हमें क्या शो कर रहा है कि टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और किसी भी चीज़ के ऊपर, उसकी पोजीशन के ऊपर, उसके मास के ऊपर, थीटा के ऊपर, एंगुलर पोजीशन, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम सिर्फ एल पे, लेंथ पे डिपेंड करता है। और अगर देखें लेंथ कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप हर बार लेंथ चेंज कर रहे हैं अपने पेंडुलम की तो तब टाइम पीरियड पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो सो दिस इक्वेशन शोज दैट टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। किसी भी मुकाम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अगर चेंज हो सकता है, जैसा कि फार ऑफ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सर्फेस ऑफ द अर्थ पे हम जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं, लेकिन अगर हम वी गो डाउन डीप डाउन इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ, और वी यूज टू गो अप स्टेयर और अप साइड ऑफ द अर्थ इन विद रिस्पेक्ट टू हाइट। अगर हम ज़मीन के अंदर की तरफ जाते हैं डीप डाउन, और या बाहर की तरफ हाइट के ऊपर जाते हैं, तो जी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। आपको पता है कि जी की वैल्यू आल्टीट्यूड या हाइट के साथ साथ चेंज होती है। अगर जी की वैल्यू भी चेंज हो रही है तो तब भी टी की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ता वक्त यह कि लेंथ भी कांस्टेंट रहे। तो ये हमारे पास एक फार्मूला भी आ गया है जो कि हमें सिंपल पेंडुलम की मोशन का टाइम पीरियड बता सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बता सकता है, और यहाँ से हम इवन के फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने सिंपल पेंडुलम की। और आप देख लें कि clearly this formula does not depend on any other thing, I mean on the displacement or on the amplitude of the motion। इन किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो नाउ दिस इज टाइम टू कैलकुलेट द एग्जाम्पल 7.2। Now come towards example 7.2. What it says that what should be the length of a simple pendulum whose period is 1 second। लेंथ क्या होगी पेंडुलम की जिसका टाइम पीरियड जो है आपको दिया गया है 1 सेकेंड। लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है, एंड एट ए प्लेस वेयर जी वही दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज़ दी फ्रीक्वेंसी ऑफ सच पेंडुलम, आपने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। तो अभी हमने टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड किया है। इसी फार्मूले के मुताबिक टी जो है वो 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट के बराबर है। हमें क्योंकि एल की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करेंगे ताकि ये अंडर रूट वाला झंझट जो है वो ख़त्म हो जाए। टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 पाई एल 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। यहाँ से आप लेंथ के लिए एक फार्मूला लिख लीजिए। चलो जी, ये तो ऊपर गया हुआ है सारा। यहाँ से मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टाइम हमें दिया गया है 1 सेकेंड, एल मालूम नहीं है, जी 9.8 है, और फ्रीक्वेंसी हमने मेजर करनी है। मैंने यहाँ पे पुट किया है टाइम पीरियड का फार्मूला और उसको स्क्वायर किया है, और यहाँ से मैंने लेंथ के लिए फार्मूला एक निकाल लिया है। लेंथ के लिए जो फार्मूला निकाला है वो होगा जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। आप सारी वैल्यूज़ पुट करें। 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी क्या है 1 सेकेंड, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 3.14 होल स्क्वायर। तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, यूज़ योर कैलकुलेटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 0.25 मीटर। और उसके बाद सेकंड पार्ट है कि आपने फ्रीक्वेंसी भी मेजर करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आपके पास टाइम पीरियड है तो यू कैन इजीली फाइंड द फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग द फार्मूला एज एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी के बराबर होता है। 1 ओवर टाइम 1 सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी तो 1 ही रहेगी, 1 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी 1 हर्ट्ज़ होगी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर।
Stay tuned to the next lecture.